नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं। आज हम बात करेंगे आपके बच्चों के भविष्य की। बात करेंगे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन गड़बड़ी हो जाती है तो उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। एनटीए के बाद अब सीबीएसई कब थमेगी गड़बड़ी? सवाल ये भी उठ रहा है, क्या 12th के जो बोर्ड के एग्जाम है सीबीएसई, क्या दोबारा होंगे? उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, क्या ये हम क्यों उठा रहे हैं ये बात। दरअसल देश में परीक्षाओं की विश्वसनीयता है, जो भरोसा है, उसे एक के बाद एक सवाल खड़े हो गए। पहले नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने हंगामा मचाया और अब सीबीएसई की नई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर एक छात्र के दावे ने इस पूरे विवाद को और तूल दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि री एवल्यूएशन के दौरान उसे जो कॉपी दिखाई गई वो उसकी थी ही नहीं। हालांकि सरकार ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक की और शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार और सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये परीक्षा प्रणाली पर भरोसा डगमगाने लगा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और ये खास पैनल इस पर जुड़ेगा, उनसे हम बात करेंगे। कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized and the Prime Minister of India has nothing to say. ये वही सिस्टम है जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका है, लेकिन अब इसी सिस्टम पर सवालों की बौछार हो रही है। पहले नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों ने देश भर में छात्रों को सड़कों पर लाकर खड़ा किया और अब मामला पहुंचा है। सोशल मीडिया पर एक छात्र का दावा वायरल हुआ है, जिसमें उसने कहा कि जब उसने अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की तो उसे जो कॉपी दिखाई गई वो उसकी लिखी हुई कॉपी थी ही नहीं। इस दावे के सामने आने के बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया और सवाल उठने लगे। जैसे ही विवाद बढ़ने लगा तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोलते हुए सरकार और सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कंपनी पर भी गंभीर आरोप लगाए। CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized and the Prime Minister of India has nothing to say. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. The company that did the OSM for your exam was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और फिर सीबीएसई के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। हर शिकायत की जांच होगी और सिस्टम को और मजबूत बनाया जाएगा। कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस साल करीब 17 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। इन परीक्षाओं में लगभग 98 लाख आंसर शीट्स को सुरक्षित रखा गया। हर आंसर शीट औसतन 40 पन्नों की थी, यानी कुल मिलाकर करीब 40 करोड़ पेज स्कैन किए गए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग के जरिए मूल्यांकन किया, जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और संस्थानों में तेजी से अपनाई जा रही एक आधुनिक प्रणाली है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ तकनीकी खामियां हैं या फिर परीक्षा प्रणाली में गहराती खामियों का संकेत? क्योंकि नीट से शुरू हुआ विवाद अब सीबीएसई तक पहुंच चुका है और देश के लाखों छात्र जवाब मांग रहे हैं कि उनकी मेहनत सुरक्षित हाथों में है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जल्दी से मैं अपने मेहमानों को परिचय करा दूंगा, क्योंकि एनटीए के बाद सीबीएसई कब थमेगी गड़बड़ी। अब आप देखिए नीट के एग्जाम में क्या हुआ, कितनी मेहनत बेकार चली गई। अब आप आ जाते हैं सामने कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे क्या भाई, बच्चे की मेहनत। 4 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके रीमार्किंग के लिए कि भैया हमारी भी चेक करिए, हमको भी डाउट है, यानी गलतियां पे गलतियां आ रही हैं। कौन कौन खास मेहमान है? राहुल अग्रवाल अकेडमी मैनेजर है वीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रत्ना पांडे प्रवक्ता है हमारे साथ कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। AK जैन पूर्व DGP है हमारे साथ, यूपी से वो रहेंगे। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। शमसी आजाद रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ। आपको बता दें जयपाल भी हमारे सहयोगी रहेंगे। राहुल साहब, पहले आपसे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। हमें पता है कि ये मामला ऐसे है, लेकिन आप थोड़ा सा
देसी अंदाज में बताइए कि ये मामला ऐसे और ऐसे ऐसे चेक होता है कॉपी और फिर ये दिक्कत आ रही है। राहुल साहब। जी सर, एक्चुअल में पहले से जो हमारा सिस्टम चला आ रहा था वो एक कॉपी के साथ में टीचर बैठते थे। टीचर अपने एक टेबल बनी होती थी, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में टीचर उसमें आंसर मार्क करके अवार्ड कर देते थे और फ्रंट पेज पे वो मार्क्स दिख जाते थे। टोटलिंग हो जाती थी, इन्विजिलेटर उनको दोबारा से रीचेकिंग करता था, सुपरवाइजर करता था, फिर उसके बाद टीम जो आपका सेंटर मैनेजर है वो करता था। तो एक बहुत साफ सुथरी प्रणाली थी, हर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम OSM इम्प्लीमेंट तो किया लेकिन उस पर टेस्टिंग नहीं की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि अगर आप टेस्टिंग कर लेते हैं तो ये OSM वाली इशू ही नहीं आता। अगर सपोज बच्चों को नहीं, राहुल साहब ये मुझे भी पता, लेकिन मैं चाहता हूं आप आसान शब्दों में अब कैसे होती है कि एक टीचर बैठा रहेगा जिसे ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके बाद मतलब हाँ वो समझाइए थोड़ा सा। OSM में एक्चुअल में क्या है सर, एक स्कैन्ड इमेज एक टीचर के कंप्यूटर पर आ जाएगी, उसको उसको मार्क्स अवार्ड करने हैं और उसके बाद में उस मार्क्स को एनालाइज कर सकता है। लेकिन बच्चे के पास में क्वेश्चन यही है कि बच्चे के पास में एक्चुअल आंसर शीट जा रही है नहीं जा रही है। प्रॉब्लम यहाँ आई है, प्रॉब्लम वहां नहीं थी कि नहीं चेक हुई, चेक तो हुई है। लेकिन जैसे वेदांत का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस बच्चे के साथ में काफी इश्यूज आए थे, उस वेदांत के पास उसकी आंसर शीट ना जाकर के किसी दूसरे बच्चे की चली गई। तो ये जो पता नहीं कहाँ कुछ मैनिपुलेट हुआ है या प्रैक्टिसेस पहले नहीं थी, इसमें प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है। OSM अच्छा है, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान साहब ने भी बोला कि बहुत अच्छा है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ OSM के बारे में, एक जो खामियां हैं वो टेक्निकली हैं। इनको पहले रिजॉल्व यानी बस एक मायने में राहुल साहब ये मान लिया जाए कि ट्रेंड नहीं है, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी गई और ये हो गया। क्योंकि मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था, 2025 में करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने बात अप्लाई की थी कि भैया हमारे दोबारा से देखिएगा रीमार्किंग के लिए। अब इस बार तो 4 लाख से ज्यादा हो गए स्टूडेंट। अब 4 लाख होंगे तो भैया क्या दोबारा एग्जाम कराना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल। मैं लौट रहा हूं जल्दी से और भी मेहमान जयपाल के साथ है, एक स्टूडेंट है, उनकी क्या दिक्कत है। जयपाल जल्दी से बात करिए और बताइए जरा कि क्या है इनके साथ, दिक्कत क्या है। बिल्कुल, देखिए बनारस में एक स्टूडेंट हैं, वो भी इसी समस्या से जूझ रही थी। हालांकि अब इनको थोड़ी राहत मिली है और इनके साथ क्या हुआ था, किस तरह की दिक्कतें इनके सामने आई, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है? इंशा। इंशा, आपके सामने क्या प्रॉब्लम आई थी और किस तरह से आपने इसको फेस किया? मुझे मेरे 12th की इंग्लिश में मार्क्स कम लग रहे थे एंड मैंने उसके लिए अप्लाई किया था स्कैन कॉपी के लिए ऑन 22 मई, बट कॉपी आ नहीं रही थी। मतलब उसमें पैनिक में होने लगी थी कि कॉपी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ट्रांजैक्शन भी हो चुका था एंड 6 दिन हो गए थे कॉपी नहीं आई थी। 27 मई हो गया था, कॉपी नहीं आई, बट देन 27 मई को ही कॉपी अराउंड 5:45 PM के तक आ चुकी थी। So this was the problem which I was facing. कितना मेंटली हैरास हुई आप इस बीच और क्या आपको समझ में आ रहा था उस दौरान? मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो गई या मैं कहीं कमी कर गई थी पढ़ाई में, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की। लेकिन फिर जब बाद में मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखी तो मुझे जो नया सिस्टम लागू किया गया है उसको कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स? क्या आपको लगता है कि वो पहले वाला ठीक था मैनुअल, या ये अब जो नया सिस्टम आया ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, इनसे ये भी पूछते हैं, ये जो पहले वाला सिस्टम था वो ज़्यादा सही है या फिर अभी जो नया सिस्टम लागू किया गया वो ज़्यादा सही है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहा है मैनुअल चेकिंग का वो ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि उसमें टीचर्स ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, क्योंकि टीचर्स को उतनी ट्रेनिंग नहीं है ना कंप्यूटर पे बैठ के माउस चलाने की या देर तक स्क्रीन को देखने की। सो मेरे हिसाब से तो ऑन स्क्रीन मार्किंग उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। देखिए फादर भी हमारे साथ मौजूद है। आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आपकी बेटी के साथ इस तरह की चीजें हुई? नहीं, चुनौती का सामना तो करना पड़ा। बच्चे के साथ साथ हम लोग भी बहुत टेंशनाइज थे कि बच्चा हमारा इतना ब्रिलियंट पढ़ने में है और सब कुछ सही है, तो क्यों नहीं सही? बिल्कुल जयपाल, हम लौटेंगे क्योंकि ये सिस्टम है ना, ये या तो फिर ट्रेंड हो और फायदा हो तब है। ठीक है, मैं जयपाल लौटता हूँ, मैं फिर पॉलिटिकल लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिएक्शन में हमारे साथ पूर्व DGP है जैन साहब, उनसे ले लेता हूँ। जैन साहब, ये प्रणाली इसलिए है कि भाई अब हाईटेक सिस्टम है, ऑनलाइन चीज़ों को कर दिया जाए, मैन पावर बचती है, चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से फिल्टर हो जाए, लेकिन जैसे सब ये उन्हीं में लूप होल है। अब देखिए NTA का ये आपने नीट वाला तो देख ही लिया, अब यहाँ ये सिस्टम आ गया। अब देखिए कोई भी नया सिस्टम लागू करने से पहले उसको बार बार परखा जाना चाहिए और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो टीचर्स ऑनलाइन चेकिंग करेंगे
वो उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, वो दक्ष हैं, वो पूरा कंप्यूटर को वो मैनेज कर सकते हैं और उनको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और अगर उनको दिक्कत है तो उनके सबके ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए थे। जो एक बात चल रही है, जो राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं कि कोएम्प्ट एजुटेक करके जो है कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड बता रहे कि उस पे तेलंगाना में, जी हाँ ब्लैक लिस्टेड है तेलंगाना में और उसको टास्क दिया गया है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक बार अगर र्यूमर मॉन्गरिंग हो जाए कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो फिर हर कोई अप्लाई करने लगता है कि हमारा भी पेपर जो है वो रीचेक कराइए। तो इसमें अनावश्यक काम बढ़ता है। मेरा ये मानना है कि आप कोई भी नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, उसको पहले पूरी उसकी टेस्टिंग कर लें, सब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो भी चेकिंग करने वाले हैं, एग्जामिनेशन सेंटर के इंचार्ज हैं, सबसे उसका क्लियरेंस ले लिया जाए कि हमें जैन साहब अब इसको तो हम सीबीएसई बोर्ड का फेलियर ही मानेंगे ना। अगर आप इतना बड़ा एग्जाम, आप इतनी बड़ी सीबीएसई बोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा बोर्ड है और इस तरह की पहली बार ऐसा हुआ है कि रीमार्किंग के लिए इतने लोग आवेदन कर दे। देखिए मेरा खुद ये मानना है कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और बहुत गंभीरता से हर बोर्ड को लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, अपने केवल मात्र सबऑर्डिनेट्स पे नहीं छोड़ देना चाहिए। जो हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी है वो उसको सुनिश्चित करें, उनका दायित्व तो बनता है, वो तभी हेड कर रहे हैं उसको, वो सुनिश्चित करें कि कहीं पर कोई ग्लिचेस नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। और जैसे ही परीक्षा कोई अप्लाई करेगा तुरंत उसकी कॉपी उसको दे देंगे। गलत कॉपी पकड़ा देना, एक को गलत कॉपी दे दी जाएगी तो पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक को देखने के बाद सबको फिर डाउट होता है और इसलिए इतना आवेदन आ भी जाता है। मैं जल्दी से लौटूंगा डॉक्टर रत्ना पांडे, प्रवक्ता है कांग्रेस की, फिर उनके बाद चलता हूं और फिर शम्सी आजाद जी से इस पर जवाब लूंगा। डॉक्टर रत्ना पांडे, आप मानती है कि वाकई में ये एक लापरवाही मानती है या आप कहेंगे ये तो सरकार का हर परीक्षा को लेकर फेलियर है? जी, आप सभी लोगों को नमस्कार के साथ मैं ये कहूंगी कि आज की स्थिति में तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के प्रति लापरवाह है। 2014 से आज तक अगर 90 पेपर लीक हुए हैं, चाहे नीट का हो, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, एसएससी और जीडी अभी परसों हुआ है, और अब सीबीएसई जैसा भी, तो इन्हें लापरवाही की एक आदत पड़ चुकी है। और ये तकनीकी गड़बड़ी का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, ये संगठित अपराध है। कैसे सीबीएसई, क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं पता कि हम किस लिए निर्माण किया गया है मेरा? क्या बच्चों के भविष्य को कोई मतलब ही नहीं रखता? सिर्फ न्यायाधीश ने कहा कि कॉकरोच है बेरोजगार, उसी तरीके से देश के हर बच्चे को ट्रीट किया जा रहा है सरकार में। 17 लाख बच्चों का भविष्य इस तरीके से चौपट कर दिया गया। रीइवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं तो अलग प्रकार का झंझट है। क्या था डिजिटल इंडिया मोदी जी का, और कहाँ है वो डिजिटल इंडिया? रीइवैल्यूएशन नहीं हो पा रहा। डॉक्टर रत्ना एक ये भी तो सवाल है ना। अब आगे देखिए, अब डिजिटल युग की शुरुआत है, नई चीजें आ रही है, अब कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, एक वक्त बदलते वक्त के साथ। अब आप इस चीज को समझिए कि इनकी प्राइमरी जो रिपोर्ट आई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसमें ये खुद मान रहे हैं कि केवल 100 टीचर पर 2 दिन का ड्राई रन करके ये जो है ओएसएम इन्होंने लागू कर दिया। क्या ये वैलिड है? क्या कोई भी रिसर्च R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इसे नहीं मान सकते कि 100 टीचर और 2 दिन का ड्राई रन? क्यों पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से इसको टेस्टिंग क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा बच्चों के भविष्य की बात है। और मैं आ रहा हूं इस पर बीजेपी का रिएक्शन। शम्सी आजाद, ये बड़ा फेलियर आप नहीं मानेंगे? और देखिए, जो अब जैन जी, जो आप कभी कोई कॉकरोच ऐसी मुहिम, तो ये तो आप लोग अपने खतरे के लिए, आप अपनी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं ना आप तो। या यूं कहें कि सरकार अपने पैरों पर अब धीरे धीरे कुल्हाड़ी मारना शुरू कर रही है युवाओं के साथ। अब देखिए आपने नीट में क्या कर दिया, अब सीबीएसई बोर्ड, अब ये इसमें से तो बहुत सारे जो 12th एग्जाम के फर्स्ट वोटर भी होंगे आप लोगों के। आप तो पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप लोग। जी नमस्कार जेपी जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आज के ईद उल अजहा, ईद हज की जो आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारे यहाँ गुजरा, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से पूरी शांतिपूर्वक ढंग से इसको संपन्न कराया। यही तो करा रहे हैं, बाकी बोर्ड की परीक्षाएं तो नहीं करा रहे ढंग से।
शमसी आजाद साहब सुन लीजिए, यही करा देते हैं और बोर्ड की परीक्षाएं तो ढंग से नहीं करा पा रहे। देखिए सब हम करा रहे हैं, हम सब करा रहे हैं और अभी तक ऐसा कहीं पर नहीं हुआ है कि किसी को कोई विरोध करने की जरूरत पड़ी हो। इसमें सिर्फ वही लोग हैं, एक लड़के ने अगर शिकायत दर्ज करा दी, अभी उसका मूल्यांकन सही से हुआ नहीं, उसकी कॉपी उसके सामने आती है, उसके बाद वो रीचेकिंग के लिए वो डाल देता है, उसके बाद पूरा का पूरा समाज विपक्ष उसके साथ लग जाता है कि भाई नीट के बाद कहीं सीबीएसई की परीक्षा भी इस तरीके की तो नहीं कि इसमें पेपर लीक हो गया हो और इस तरीके से उसमें फर्जी वेरिफिकेशन हो गया हो, कापियां सही से जांची नहीं गई ताकि छात्रों का भविष्य जो अंधकार में हो जाए। ऐसा कुछ नहीं। हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जो है प्रधान जी, और उन्होंने और उसके बाद जो जयंत चौधरी, उन्होंने पूरी तरीके से समीक्षा करके अपने अधिकारियों के, अपने टीचरों के साथ बाकायदा ये जनता को भरोसा दिलाया है कि हम 17 लाख छात्रों का भविष्य जो है ये कहीं खराब नहीं होने देंगे, कहीं बिगड़ने नहीं देंगे। पूरी गारंटी उन्होंने दी है कि अगर ऐसा होता है तो हम कहीं से भी त्याग पत्र देने को तैयार है। अगर उसमें कहीं तो छात्रों के भविष्य के साथ उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर कहीं ऐसा होता है तो हम हो सकता है कि त्याग पत्र देते, हम जिम्मेदारी अपनी लेते हैं। और उसके बाद भी विपक्ष अगर इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बना के, क्योंकि विपक्ष तो आपने फिर ऐसी विवादित कंपनी क्यों दे दिया? अब राहुल गांधी खुद आ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि एक ऐसी विवादित, एक ऐसी कंपनी को आपने जिम्मेदारी दी जो करा रही है। मैं आ रहा हूं डॉक्टर रत्ना आपके पास। ये उत्तर प्रदेश में वो कंपनी लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कई राज्यों में काम कर रही है। एक राहुल गांधी अगर किसी स्टेट में कोई बात हो जाती है तो उसको लेकर पूरे देश नहीं, पूरे देश का सिस्टम अगर राहुल गांधी चलाना चाहते तो उनके चलाने से तो चलेगा नहीं। वो अपने को नहीं बना पा रहा। आज उनकी पार्टी किस तरीके से उनको राजकुमार बनाने में लगी हुई है ये सबको पता हुआ है। ये सबको पता है कि किस तरीके से राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने में आज कांग्रेस पार्टी जो है समाप्त होती जा रही है पूरी तरीके से। डॉक्टर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ऐसा जहाज हो चुका है, रुक करूंगा, मैं सवाल नहीं होना चाहता। ठीक है चैनल पे पूरी डॉक्टर रत्ना, आप संतुष्ट हैं जो ये बीजेपी वाले अपना पक्ष रख रहे हैं? इन्होंने कोई पक्ष ही नहीं रखा। आप बताइए, इन्होंने सीबीएसई एग्जाम के रिलेटेड क्या सेंटेंस का, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं तो मैंने आईआईटी को इंटरवीन करना पूरी जिम्मेदारी भाई जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री वही तो हैं। आप अब मेरे टर्न में भी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, आप ही अगर मेरे मैं पार्टी के प्रवक्ता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं भाई, कौन लेगा जिम्मेदारी? एंकर को बोलना चाहिए कि आप शांत रहें तो मेरी बात पूरी हो जाए। ठीक है, शमसी जी बोलने दीजिए, उनका पक्ष आने दीजिए ना, वो चुप रही हैं आपके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर गलती नहीं हुई, जैसा कि ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक बच्चा, इन्हें सिर्फ एक बच्चा दिख रहा है और एक ही है तो क्यों है? जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस बच्चे ने साल भर मेहनत नहीं की थी? शायद इसलिए क्योंकि अपनी डिग्री का तो पता ही नहीं है, तो दूसरे की मेहनत और डिग्री और स्कूल और परीक्षा, ये लोग उससे रूबरू ही नहीं कभी हुए जिंदगी में कि क्या टेंशन होता है रिजल्ट का, क्या टेंशन होता है परीक्षा का और क्या परेशानियां होती हैं जब कैंसिल हो जाता है। नहीं रत्ना जी, शायद आपको भी पता नहीं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट, आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट और सब जो है बहुत ही पारदर्शिता के साथ सारी परीक्षाएं कराई। चलिए ठीक है डॉक्टर रत्ना, शमसी आजाद रुकेगा। एक जब इन्होंने रीवैल्यूएशन कराया जो आपके साथ छात्रा है, क्या उनके नंबर बढ़े घटे, क्या हुआ उनका? फिर हैं आपने जब रीवैल्यूएशन कराया तो आपके नंबर में इजाफा हुआ कि कमी आई? अभी रीवैल्यूएशन के लिए नहीं, क्योंकि कल ही मेरी कॉपी आई है एंड अभी रीवैल्यूएशन पोर्टल अभी चालू भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी डालूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे नंबर्स बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब नंबर्स जो काटे हैं वो मतलब समझ नहीं आ रहे हैं क्यों काटे हैं। कितने नंबर आए थे आपके? 84 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। आपको कितना एक्सपेक्टेशन था, कितने आने चाहिए? 93 to 94 मार्क्स। तो अभी मिलान किया इन्होंने? में अच्छे मार्क्स थे? हाँ, बाकी में तो एक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं। क्या आपने मिलान किया था सभी चीजों का कि आप जो आंसर देके आए थे वो सही था? हाँ, क्योंकि 12 डेज का इंग्लिश में गैप था एंड बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की थी इंग्लिश के लिए, बट उसमें इतने कम मार्क्स आए थे तो मुझे लग रहा था कुछ हुआ है लाइक। तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि ये जो सिस्टम है क्या अब इसको बदल देना चाहिए? मुझे लगता है कि वापस से मैनुअल चेकिंग ही होनी चाहिए क्योंकि बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे और ना ही टीचर्स तैयार थे और टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसमें, इसलिए इसी वजह से इसमें टीचर्स की तो कोई गलती नहीं मानी जानी चाहिए। तो बिल्कुल आप जो है उम्मीद कर रही हैं कि आपके जो नंबर होंगे वो बढ़ेंगे? जी हाँ, चलिए इनको उम्मीदें बढ़ेंगे। मैं एक बार राहुल साहब का रुख कर लेता हूँ। राहुल साहब, अब जब मैनुअली टीचर भी जब पहले करते थे,
गलतियां तो पहले भी हो जाती थी, मैन्युअली भी गलतियां होती थी। अब ये तो सिस्टम इसीलिए होगा ना कि भाई बहुत जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट देना है, आजकल टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है और थोड़ा मैन पावर भी बचाना है। तो राहुल साहब, ये पुराने सिस्टम और इस सिस्टम को आप कैसे कंपेयर करेंगे? सर देखिए, जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं वो फेलियर बहुत कम होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो टेक्निक्स होती हैं उनको भी हमें अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा आने वाले टाइम पे। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पूरी तरह से नकार दें। या तो हम पैरेलली दोनों सिस्टम चलाते, तब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सिस्टम एक्यूरेट है या नहीं। अब हमने इमीडिएटली उसको एलिमिनेट कर दिया ट्रेडिशनल सिस्टम को, दूसरे को अडॉप्ट कर लिया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। और दूसरी जो एकदम जो सर ने बोला था कि हमारे टीचर्स उससे जो है ना, मतलब बिल्कुल भी एक तरह से प्रैक्टिस में ही नहीं थे, या तो उनको प्रैक्टिस मिलती। तो मैं तो यही बोलूंगा, अल्टीमेटली ये बच्चों का करियर का सवाल है। हमें बच्चों का करियर 12th के बाद से ही, हमारे यहाँ इंडिया में एक ट्रेडिशन है, 12th के बाद से ही हम सब करियर देखते हैं। अगर हम करियर देख रहे हैं तो हमें बच्चों के मार्क्स भी देखने पड़ते हैं। अब CUT के एग्जाम्स में भी इन्होंने एक बार अपनी शिफ्टिंग की है, काफी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं NTA के साथ में, तो उसके लिए मैं नहीं जा रहा हूँ ज्यादा। लेकिन ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। CBSE में अगर करियर नहीं बनेगा बच्चों का 12th के बाद, मार्क्स के बाद में अगर उनको अपना करियर नहीं दिखाई देगा, तो बच्चे जो है ना थोड़ा सा डिप्रेस होते हैं। और डिप्रेशन के बाद में फिर वही होता है कि वो कुछ भी चॉइस लेते हैं, अपनी चॉइस नहीं लेते। तो मैं अभी भी वही बोलूंगा कि ट्रेडिशनल सिस्टम इज बेटर देन टेक्निक्स, लेकिन टेक्निक्स ओवर द टाइम हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, जिसमें कि हम पहले प्रैक्टिस करें और उसको अडॉप्ट करें। चलिए, मैं एक बार मैं सर DGP साहब का रुख करूंगा। जिन सब आपने भी देखा होगा, आज के जो अभी भी पुराने लोग हैं, अभी देखिए बहुत सारे महकमे में, आप पुलिस महकमे में ही देख लीजिए, कंप्यूटर आए, बहुत चीज़ें ऑनलाइन हुई, आप कहीं भी चले जाइए, तहसील में चले जाइए, जो पुराने दौर के लोग हैं वो अभी वाकई में इतने ट्रेंड नहीं है कंप्यूटर्स पर। हाँ ठीक है, जो युवा पीढ़ी आ रही है वो टेक्निक को समझती है, वो अच्छी से कर लेती है, और इसीलिए जो पुराने लोग हैं वो उसको अच्छे से ऑपरेट कर भी नहीं पाते। बट आपको करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है, डिजिटल को बढ़ावा देना है, तो वो भी अपनाना तो पड़ेगा। क्या आप फिर चाहते हैं कि मैनुअल रहें, या जैसा आप चाहते हैं कि नहीं नहीं इसको भी हमें डिजिटल आना पड़ेगा, हमें चीज़ों को लेकर? नहीं, बिल्कुल आना पड़ेगा, डिजिटल करना पड़ेगा। डिजिटल करने में दसियों तरह की सेविंग है, अनावश्यक जो है जो पेपर्स हैं उस सब की सेविंग है। पर सवाल इस बात का है कि आपको उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। जो भी टीचर्स चेकिंग करने वाले हैं, उनके सुपरवाइज़र्स हैं, सेंटर इंचार्ज हैं, वो सब उसमें दक्ष होने चाहिए और वो कंफर्टेबल होने चाहिए। वो इस बात को कहें कि हमने अच्छी तरीके से इसकी टेस्टिंग कर ली है और हम पूरी तरह से सक्षम हैं। अगर आपने बगैर सबको तैयार किए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि नीचे जिनको एग्जीक्यूट करना है, जिनको एग्जीक्यूशन का काम मिला है, अगर वो एग्जीक्यूशन का काम ठीक से नहीं जानते हैं तो मैस हो जाएगा। डिजिटल तो आपको करना चाहिए, डिजिटाइज आपको करना पड़ेगा, पर उसके लिए पूरी तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये बड़ा क्रूशल एग्जाम है। ठीक है डॉक्टर रत्ना, एक बड़ा सवाल है, ठीक है, अब ये नई टेक्निक, क्योंकि ये शायद मुझे लग रहा है 2025 से, क्या राहुल जी मैं सही कह रहा हूँ, 2025 में ही लागू हुई थी ना ये शायद? 2026 में OSM से शुरू हुआ था। प्रैक्टिकली देखा जाए तो फर्स्ट टाइम है। हाँ, एक तरीके से जब OSM अब इन्होंने दे दिया। लेकिन अब ये डॉक्टर रत्ना, अब धीरे धीरे चीज़ों को आप नई चीज़ें लाएंगे, डिजिटल करेंगे, तो कुछ लूपहोल्स तो होते हैं, कुछ दिक्कत तो आप, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप जाएं तो वो होता है। अगर उसमें चीनी नुक्ता या फिर उसे सियासी रंग दे दिया, ये क्या सही है? नहीं, बात तो इसकी है कि ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए। जैन साहब भी यही बात बार बार कह रहे हैं, ट्रांजिशन से किसी को परेशानी नहीं है, बट स्मूथ नहीं हुआ, परेशानी इससे करप्शन हुआ, प्रोसेस करप्शन हुआ। मैं प्रोसेस करप्शन की बात कर रही हूँ। ब्लर आंसर शीट अपलोड हुई, गलत आंसर शीट अपलोड हुई, और आप देख रहे हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस में पोर्टल क्रैश करा है। यानी आपने अपनी पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक ही नहीं किया था कि 17 लाख मेरे क्लाइंट्स इस पर अगर एक साथ अपलोड होंगे तो क्या मेरा सिस्टम इसको झेल पाएगा या नहीं। ये सब कुछ टेस्टिंग का पार्ट था ना। और आप जो कह रहे हैं दूसरे विभागों में किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन इस ट्रांजिशन से बच्चों का भविष्य दांव पर लगा था। ये 17 लाख बच्चे अगर आज किसी भी गलती की वजह से झेल रहे हैं तो वो जिम्मेदार उसके नहीं है,
हम सिस्टम जिम्मेदार है उसका। तो क्यों नहीं इस पर प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए, जो हमेशा बहुत उत्साह के साथ परीक्षा बिल्कुल। शम्सी आजाद देखिए ये बात तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आप देखिए अब जो कंपनी है, मैंने सुना वो विवादों में है, जन ब्लैकलिस्टेड थी वो कंपनी जिस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए, आपने उसको ही फिर यही काम जिम्मेदारी दे दी। भाई ऐसी क्या मजबूरी है, आप क्यों नहीं जांच परख रहे हैं, और फिर क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? अब एनटीए ने क्या किया, नीट के एग्जाम में क्या कर दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया बताइए, बार बार आप बताइए, पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये फेलियर कबूल करिए ना, हम फेल हो रहे हैं भाई परीक्षाओं में। शम्सी आजाद जी ये बहुत बड़ा फेलियर है, और ये आपके लिए नुकसान पहुंचाएगा, आपकी पार्टी को नुकसानदायक है। नीट की परीक्षा में भी जो हुआ है उसके लिए भी आपको पता है कि कौन लोग जिम्मेदार, उनके खिलाफ बाकायदा जो मुकदमे किए गए, 6 से ज़्यादा मुकदमे किए गए, 13 से ज़्यादा जो है गिरफ्तारियां हो चुकी है, वो लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जड़ें इतनी मजबूत रही हैं विपक्ष की जब सरकारें रही तो उन लोगों ने नकल माफियाओं को, फ्रॉड करने वालों को इतना ज़्यादा पोषित किया कि आज वो बहुत मजबूती के साथ करें। हम उनको लगातार गिराने का काम कर रहे हैं, और लगातार हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि हम इस पेड़ को पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। जो विपक्ष ने इनको अब आपने बोलना शुरू कर दिया रत्ना जी, हमको भी बोलने दीजिए, नहीं हमें बोलने दीजिए, अभी आप बोल रहे थे ना। तो ये विपक्ष की साजिश, और आज भी वही कर रहे हैं। आज इनको छात्रों के भविष्य का ख्याल नहीं है, इनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना है। इनको सिर्फ ये कि सरकार को विफल दिखा दें, सरकार की नाकामियां निकालने के लिए बैठी हुई। ये चाहती है कि छात्र जो है उग्र हो जाए, छात्र आंदोलन करें, छात्र प्रदेश में आगजनी करें, देश को आग के हवाले करें। हम जिम्मेदारी कर रहे हैं और हम लगातार उस पर स्क्रूटिनी कर रहे हैं, हम लगातार उस पर बैठकें कर रहे हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से जेपी जी पूरे देश को ये गारंटी देते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। विपक्ष लाख इसको जो मुद्दा बनाने की कोशिश करे, विपक्ष लाख इसमें आग में घी डालने का काम करे, लेकिन छात्रों का भविष्य जो है कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको खराब करने का काम नहीं करेगी। ये हमेशा यही काम करते हैं कि जरा सा मुद्दा इनको मिल जाए और ये उसको जो है भड़काने का काम करते हैं, कभी सरकार की उपलब्धियों में, कभी उनकी जो योजनाओं में हाथ बटाने का काम। पूरी 17 लाख आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि 17 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। आप देंगे शपथ पत्र, राहुल गांधी ने कहा इसके लिए। अरे उतना बोलिए जितनी बात हो। अभी रिवैल्यूएशन के लिए बात की गई है, अभी रिवैल्यूएशन की बात की गई। अभी किसी छात्र ने, अभी आपने लाइव सुना इंशा जी को बनारस में लाइव सुना है कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है। अभी उन्होंने भी कोई सबूत नहीं दिया, कि हमारी कॉपी में गड़बड़ी है। 10 भी रिएक्शन इस तरीके के नहीं आए हैं, लेकिन आपने हवा बनाने का काम शुरू कर दिया। राहुल गांधी का बयान इस पर आ गया। राहुल गांधी का बयान, शम्सी आजाद ठीक है, डॉक्टर रत्ना आप रुके। राहुल साहब ये होता है, अभी तो इंशा जी ने बताया ना, लाइव आपने सुना ना। शम्सी जी रुके, कई बार मैनुअल भी करते थे, तो लोग पहले भी ऐसा नहीं है, रिवेलेशन के लिए बच्चे करते हैं और लाखों बच्चे कर देते हैं, लेकिन जो एक कॉपी आई जो वेदांत की, आपने भी देखा होगा उनकी, उसकी, और उसमें फिर उसने वो चेक किया, वो वायरल होने के बाद अब ज्यादा सवाल उठने लगे, और फिर अब देखिए एक होड़ सी मच गई। जैसे जैन साहब भी कह रहे थे, आपने भी कहा कि भाई बच्चे तो भड़काने का काम कर रहे विपक्ष ना। जी राहुल साहब। सर एक्चुअल में क्या होता है कि जो 12th का एक एग्जाम है ना, इंटरमीडिएट लेवल पर है। यूपी में तो इसको इंटरमीडिएट एग्जाम ही बोलते हैं। मतलब बच्चों को यहाँ से अपना कैरियर चूज करना है। अब प्रॉब्लम जैसे बहुत सारी अपनी काउंसलिंग शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो ज्वाइंट एडमिशन कमेटी ने अपना नोटिफिकेशन लगा दिया है, जो सब थोड़े दिन में दे देगी। सबकी इन्होंने कट ऑफ रखी हुई है 75%। अगर सपोज सीबीएसई की गलती की वजह से किसी बच्चे के 73% मार्क्स हैं, तो वो उसकी गलती तो नहीं है ना, उसके तो ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कैरियर की आ रही है कि वो बच्चा काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेगा जब उसके 75% मार्क्स हैं ही नहीं। इसलिए डर है, और इसलिए ये रिवेलेशंस भी ज्यादा कराई जा रही है। कहानियां भी सर, बस ये रिवेल्यूएशन जो होना चाहिए वो बहुत फास्ट होना चाहिए। जितनी जल्दी उनका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, उससे पहले बच्चे के उसके पास करेक्ट आंसर शीट और मार्क्स होने चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट राहुल साहब, क्योंकि देखिए आप अकेडमी चलाते हैं वीएमसी, आप जरा बताइए, क्या अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में बच्चों का कोई भविष्य खतरे में? ठीक है, एक आध दो मिस्टेक हो जाती है जब आप डिजिटल चीजें कराते हैं, तो वो होती है, और वही उदाहरण है। जी, मास में सर बोलेंगे, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने अपनी बहुत सारी कंप्लेंट्स दी हैं और रिटर्न में कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, नहीं आए।
तो हम क्या करें। इसके लिए अब चूंकि बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके बच्चों ने जब इवैल्यूएशन के लिए डाला तो वेबसाइट्स डाउन, कभी कुछ प्रॉब्लम, मतलब बहुत मल्टीपल इश्यूज आ गए थे। बिल्कुल इशू है और इस पर जवाबदेही सरकार की बनती है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो नहीं खराब हो जाएगा। अब 4 लाख से ज्यादा आवेदन आ जाएं तो क्या 17 लाख बच्चे क्या फिर दोबारा से आप एग्जाम कराएंगे? ये अपने आप में एक सवाल है जो हम छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।